हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि क्लास 9th का है। और इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे, पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, पार्ट ऑफ एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। साथ में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स और थ्योरम 6.1 और साथ में हम सारे एग्जांपल्स भी लगाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो लाइन क्या होती है, जैसा कि आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग टू ऑपोजिट डायरेक्शन। लाइन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें दो ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं। कैसे, पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ बना लेती हूँ जो कि हम स्केल की मदद से बनाएंगे। ये हो गया आपका एक स्ट्रेट पाथ, इसमें दो डायरेक्शन है ऑपोजिट। एक आपका अगर ईस्ट में है तो दूसरा आपका वेस्ट में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, इसको हम दोनों ही डायरेक्शन से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो होती है वो इनडेफिनिट होती है, फाइनाइट लेंथ नहीं होती है। आप इसको कितना भी चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी, ऊपर एरो कि ये लाइन का जो सिंबल होता है यही ऊपर यहाँ पे बनता है, और सी डी इसके ऊपर ये वाला। इस तरीके से आप लाइन को जब भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, तो मैं इस तरीके से लाइन को डिनोट करूँगी। अगर मैंने ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया सी और यहाँ पे ले लिया कोई डी, तो मैं इस तरीके से इसको डिनोट करूँगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई ई लिया है पॉइंट और नेक्स्ट इधर ले लिया मैंने एफ, तो ये दो पॉइंट जो इस लाइन पे होंगे वो ई एफ इस तरीके से डिनोट किए जाएंगे। ये है लाइन का सिंबल। ठीक है, लाइन का सिंबल जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जिन पे लाइन लिखा होता है। ठीक है, तो ये हो गई लाइन की डेफिनेशन। आइए देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये क्या है, पार्ट है लाइन का। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल। इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं ना, तो ये दो एंड पॉइंट हम इस तरीके से दिखाएंगे। देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है। पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है, तो सबसे पहले हम लाइन बना रहे हैं जिसको हम कितना भी दोनों डायरेक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसका एक पार्ट कट कर लिया, यहाँ से मैंने ये इतना पार्ट यहाँ पे निकाल लिया। मैं इस पार्ट को अलग बना ले रही हूँ। ये वाला पार्ट मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिया, ये वाला पार्ट। अब मैं इसको इन दोनों डायरेक्शन से बढ़ा नहीं सकती क्योंकि ये एक इसका टुकड़ा है, इसका लाइन का एक टुकड़ा है, तो इसको दोनों डायरेक्शन से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब भी क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है। ठीक है, और इसको डिनोट हम कैसे करेंगे, इसको इसी सिंबल से हम डिनोट करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ये ए बी ले लिया, अगर मैंने इस दोनों पॉइंट को ए बी लिया है तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूँगी। अगर मान लीजिए मैंने इसको सी और इसको डी लिया है तो मैं इसे इस तरीके से लिखूँगी। और अगर मैंने इसको ई और इसको एफ लिया है, तो क्योंकि दो पॉइंट्स होते हैं तो मुझे दो अल्फ़ाबेट्स तो लेने ही लेने हैं। तो यहाँ मैंने ई लिया, यहाँ मैंने एफ लिया, तो यहाँ पे आपका जो डिनोशन आ जाएगा, जो डिनोट करेंगे आप, वो उसको कैसे करेंगे, ई और एफ। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। तो देखते हैं रे क्या है। रे क्या है, रे इज़ अ स्ट्रेट पाथ। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है।
और एक ही डायरेक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो रे इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, it can be increased only in one direction. It is denoted by A B C D E F और इसके ऊपर ये वाला सिंबल आपको बनाना होगा। ये सिंबल आप जहां देखेंगे वहां आप क्या समझ लेंगे कि वो ये रे है। देखते हैं इसका डायग्राम क्या है। तो एक स्ट्रेट पाथ बना लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पाथ, और क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन होती है तो हम किसी एक ही साइड पे एरो बनाएंगे और एक इसमें एंड पॉइंट होता है। यहाँ से ही ये पॉइंट स्टार्ट होता है और चलता चला जाता है और इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इसको कितना भी चाहे हम बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे आप टॉर्च दिखाइए इस पे ऊपर आसमान में, तो देखिए उसको कितनी दूर तक जाती है उसकी रे, तो इनडेफिनिट लेंथ तक जाती है वो। और अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वो चलता चला जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रे है। अगर मैं इस पर एक पॉइंट यहाँ पे मान लूँ ए और ये पॉइंट मान लूँ बी, तो मैं इसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। अगर ये मान लूँ मैं ए और ये मान लूँ बी, तो भी मैं इसे इसी तरीके से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो ये है आपका रे। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे बनाया हुआ एक स्मॉल डॉट, ये मेरा स्मूथ सरफेस है, इस पर मैं अगर एक स्मॉल डॉट बना दूं तो क्या होगा, वो पॉइंट होगा। इट नेवर शोज एनी डायरेक्शन, ये कभी भी कोई भी डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। अगर मैंने मान लीजिए ऐसे बनाया और ये ऐसे कर दिया, तो ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट है जो कभी भी किसी भी डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं ए रख सकती हूँ, बी रख सकती हूँ, सी, किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एक स्मॉल डॉट है जो स्मूथ सरफेस पे बनाया जाता है। इसको रफ सरफेस पे आप नहीं बना पाएंगे, अगर आप बनाएंगे भी तो उसमें डायरेक्शन शो करने लगेगा, जैसे ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पॉइंट हमेशा स्मूथ सरफेस पे ही बनेगा और ये कभी भी डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। इसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। तो ये था पॉइंट। देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन पे लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइन बना रही हूँ और इस जो भी पॉइंट्स हमारे होंगे वो इसी लाइन पर होंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैं मान ले रही हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये लाइन तो है हमारे पास, लेकिन पॉइंट्स जो है वो हमारे इस लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन से अलग है, वो किसी दूसरी लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये किसी दूसरी लाइन पे लाई कर रहा है, ये किसी दूसरी लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, और जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं ये है कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि एंगल क्या होता है। तो देखते हैं एंगल क्या होता है। मैं लिख लेती हूँ एंगल, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, they form angle।
अगर दो रेज मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाती हैं, ये होती हैं रेज। तो अगर कोई दो रेज जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं किसी सेम एंड पॉइंट से, तो वो क्या फॉर्म करेंगी, एक एंगल फॉर्म करेंगी। सपोज दैट कि ये कोई एक एंड पॉइंट है, सेम पॉइंट है, और यहाँ से वो दोनों ये रे, एक रे ये है और एक रे ये है, ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एंगल। अब देखते हैं कि एंगल्स के कितने पार्ट होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ एंगल क्या होता है, वर्टेक्स और दूसरा होता है आर्म्स। पहला पार्ट होता है वर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है आर्म्स। तो वर्टेक्स क्या है, जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जिन दो साइड से एंगल फॉर्म हो रहा है, जिन दो रेज से एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल के ये दोनों क्या होंगी, आर्म्स होंगी। ठीक है, देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। तो वर्टेक्स क्या है, वेयर टू रेज मीट, जहाँ पे दो रेज मिलती हैं, जैसे ये दो रेज हैं, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और आर्म्स क्या है, वेयर टू रेज विच फॉर्म एन एंगल, दो रेज जो एंगल फॉर्म करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म। तो ये हमारे पास दो क्या हो गई, आर्म। ठीक है, ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ एंगल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ एंगल, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल, देयर इज 6 काइंड्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। What is acute angle? It is more than 0 and less than 90 डिग्री। जैसे मैंने 60 डिग्री का बनाया है, तो ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल, अगर वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, वो इक्वल है 90 डिग्री के, तो वो क्या होगा, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैंने 120 डिग्री का बनाया है, तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल अगर टू रेज एक स्ट्रेट लाइन पे मिल जाती हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। ये जो स्ट्रेट एंगल होगा वो 180 के इक्वल होगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 250 डिग्री का बनाया हुआ है, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल, अगर दो रेज एक ही लाइन पे मिल जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जाके मिल जाती हैं, तो ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। और ये कितने की, इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री को, और इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree, they are complementary angles.
अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मान लीजिए कोई एक एंगल x है और कोई दूसरा एंगल y है, दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री आता है, तो x और y क्या होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई अगर हम x की वैल्यू रख दें 45 और y की वैल्यू भी हम रख दें 45, तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 प्लस 45, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स कि x और y हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरीके से आप कुछ और भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैं x की वैल्यू रख लूँ 70 और y की वैल्यू रख लूँ 20, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 90 आएगा। तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे, 70 और 20 क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इनको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। If sum of two angles is 180 degree, they are supplementary angle। अब जैसे मैं a प्लस b करूं और इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है, तो ये a और b क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं। a की वैल्यू मैं रख दूं 110 और b की वैल्यू मैं रख दूं 70। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, 110 प्लस 70 करती हूँ तो कितना आ रहा है, 180। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आप कोई और भी एंगल लेके कर सकते हैं, जैसे कि 100 ले लिया, 100 प्लस कर दिया 80, तो ये 180 आ गया। तो 100 और 80 दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अगर कोई दो एंगल ऐसे जो सेम वर्टेक्स पे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स बना दे रही हूँ और इसी पे हम एंगल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल। मैंने क्या बोला, अगर दो या दो से ज़्यादा एंगल एक ही वर्टेक्स पे एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स पे बनते हैं, तो वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो एक एंगल मैंने यहाँ बना दिया, तो एक एंगल आपका ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि ये सेम वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं। सेम वर्टेक्स, इनका वर्टेक्स क्या है, सेम है। इस एंगल के लिए भी वर्टेक्स ये है और इस एंगल के लिए भी यही वर्टेक्स है, तो ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, two angles are adjacent if they have common vertex। अगर दो एंगल
दो एंगल ये आपके एडजेसेंट एंगल होंगे अगर इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लेते हैं। देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट रखा और इस पे एक लाइन ये बना दिया, दूसरी लाइन ये बना दी, तो ये क्या होंगी? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये एक लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये एक सेम लाइन है और ये एक सेम लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ टू और more than two lines meet or cut at the common point is called इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये आपके हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें। ऐसी दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइन जो कभी एक दूसरे को कट ना करें वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ टू और more than two lines never cut each other, they are non-intersecting और parallel lines। लाइंस अगर दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, नेवर कट ईच अदर, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस बोलेंगे उनको। इनका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैं दो यहाँ लाइन पे बना रही हूँ, ये दो लाइन है ए बी और ये है सी डी। ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, कहीं पे मिल नहीं रही हैं, तो ये क्या होंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं अलग से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और एक लाइन में ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएंगी। क्यों बोली जाएंगी? क्योंकि जब आप इनको इंक्रीज करेंगे, है ना, जैसे मैंने लाइन में पढ़ाया था कि लाइन कुड बी इंक्रीज, तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो जब ये इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ इस पॉइंट पे कट करने लगेंगी, तो ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और ये क्या है? इनको आप कितना भी बढ़ा लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वही होंगी जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी हर एक पॉइंट पे,
तभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ये ऐसे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे हो रही है, तो समझ लीजिए इनको आगे बढ़ाने पे ये किसी एक पॉइंट पे कट कर देंगी, और जब कट कर देंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग है, और ये आपकी इंटरसेक्टिंग है। अगर कभी ऐसा डायग्राम मिलता है और पूछा जाता है आपसे कि ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो जी हाँ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मेनली आपके इंटरसेक्टिंग लाइन से ही बनते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको अभी समझाया कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, जो एक दूसरे को आपस में कट करती हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपस में कट कर रही हैं। तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट मीन्स ये इसके ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, तो ये और ये इसका ऑपोजिट ये होगा, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। आप इस तरीके से देखिए, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली है, तो इसका ऑपोजिट ये। अगर आप इसको घुमा दीजिए तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल भी है, तो वो देखेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते क्या हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल को ही हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं एजियम 6.1 क्या है। इफ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे है जो इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। तो जो दो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, उनका सम जब हम करेंगे तो कितना आएगा? उनका सम आएगा 180। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एक लाइन है, इसके ऊपर हम स्टैंड कर देते हैं किसी एक रे को। ये कोई एक रे है, इसको हम स्टैंड कर देते हैं, ये ठीक है। ये एक रे है जिसको हम स्टैंड कर रहे हैं एक लाइन पे। तो ये जब स्टैंड है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इस साइड, अगर इस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इस साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 90 प्लस क्या हो गया? 180। तो पहला एजियम है हमारा कि इफ आ रेज स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे अगर किसी लाइन पे स्टैंड कर रही है तो उसके दो एडजेसेंट एंगल, मतलब ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेंगे कितना? 180 डिग्री का एंगल। मतलब ये पूरी लाइन पे कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा फर्स्ट एजियम है। सेकेंड एजियम देखते हैं। सेकेंड एजियम में भी ऐसे ही बोल रहा है। सेकेंड एजियम में भी इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम इज 180, अगर 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो
तो नॉन कॉमन मतलब ये देखिए, ये तो एक लाइन कॉमन है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल को भी ये टच कर रही है लाइन, ये वाली, और इस वाले एंगल में भी ये लाइन आ रही है, तो ये कॉमन लाइन हो गई। नॉन कॉमन लाइंस कौन सी होंगी? ये, क्योंकि ये किसी भी एंगल में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो ये आपकी नॉन कॉमन लाइंस हो गई। और ये क्या बनाएंगी? आपका फॉर्म अ लाइन, ये एक लाइन बनाएंगी। देखिए लाइन बन रही है ना, सीधी लाइन, और यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा? फिर 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अगर दोनों एंगल का सम जो है वो 180 है, देन नॉन कॉमन लाइंस फॉर्म अ लाइन। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देख लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। जो मैंने अभी आपको इडियम्स बताए थे उसी से रिलेटेड है ये, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, बस इसका नाम अलग है। लीनियर पेयर होता है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, तो अगर इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर बोले जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, इफ the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they called linear pair। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ये थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम में है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर मैंने नेम दे दूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा। कैसे? आइए देखते हैं। तो अगर मैं ये वाली एक लाइन लूँ, लाइन ए बी लूँ, तो क्या होगा? देखिए इस लाइन पे ये जो एंगल बने हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन अगर एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, मतलब एडजेसेंट, अगर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट, वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, है ना। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ इस साइड पे भी ये लाइन है और इसमें दो एंगल ये बन रहे हैं 3 और 4, तो 3 और 4 का सम भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस लाइन के लिए देखो, इस लाइन पे भी जो दो एंगल बने हुए हैं 1 और 4, इनका सम भी 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके इस साइड पे भी जो एंगल 2 और 3 बने हुए हैं, इनका भी सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 और 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे मैं जो हूँ इस 1 की, एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू कोई एक हम प्रूफ कर देंगे तो ये सारा प्रूफ हो जाएगा। अगर हम एंगल 1 और को एंगल 3 के इक्वल दिखा दें तो हम इस थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे, या फिर हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल दिखा दें तो भी हम इस थ्योरम को
प्रूफ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 को 3 के इक्वल दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रोमन नंबर में लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इन नंबर्स में लिख चुके हैं, तो मैं इसे अब इस नंबर में नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं देख रही हूँ कि मैं अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 में एंगल 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या निकलेगी, 180 माइनस एंगल 2, यही वैल्यू निकलेगी। और एंगल 3 में अगर मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालूं इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल 3 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से ये उस साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस एंगल 2। देखो दोनों की वैल्यू एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं। दैट मीन्स कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। तो जो हमने थ्योरम देखी थी यहाँ पे कि ये दोनों कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल्स दैट मीन्स कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं एग्जांपल्स करके देखते हैं इनके। देखते हैं कि एग्जांपल 1 क्या है। कह रहे हैं कि इन फिगर 6.9, ये फिगर है 6.9 आपकी बुक में दिया हुआ है, फिगर 6.9। लाइन PQ एंड RS, ये S है, RS intersect each other at point O, intersect each other at point O. If POR ratio, POR and ROQ, POR and ROQ ratio is 5:7 या 5:7, find all the angles। तो हमें सारे एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टू फाइंड ऑल एंगल्स। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए कोई भी कैलकुलेशन जो है रेशियो में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसको पहले इसका एक मल्टीपल मान लेंगे, जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग करके कैलकुलेट और कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए POR और ROQ किस लाइन पे है, एक ये स्टेट PQ पे है, तो हम अभी सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑन लाइन PQ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लाइन नहीं लिखना चाहते तो अब यहाँ पे भी सिंबल बना सकते हैं लाइन का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एंगल POR को हम मान लेते हैं 5x और एंगल ROQ को मान लेते हैं 7x।
एंगल POR प्लस एंगल ROQ करते हैं तो ये 180 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखिए ये PQ स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, ये PQ स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, दोनों एडजेसेंट हैं, तो इनका सम क्या होता है 180, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे POR की वैल्यू क्या है 5x और ROQ की वैल्यू क्या है 7x, 180 आ जाएगा। 5x और प्लस 7x कितना हो गया 12x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू निकाल लेंगे 180 अपॉन 12। पहले इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 6 12, 2 9 18 और ये 0 हम यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ये क्या आ गया 90 अपॉन 6। अब 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं इसको, वैसे तो ये 2 की टेबल से फिर से कैंसिल हो सकता है, चलिए 2 की टेबल से करते हैं। 2 3 2 4 8, 1 कैरी जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 10, कितना हो गया 45 अपॉन 3। तो 3 1 3, 3 1 3, ये 4 है, मैंने 3 लिया है इसमें से, तो 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 15। अभी तो हमने सिर्फ ये x की वैल्यू निकाली है, जो कि मैंने मल्टीपल माना था रेशियोज का। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो इज x। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं x की वैल्यू, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 5 इंटू 15, 15 5 कितना होगा 75 और 7 15 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 105। देखिए तो आपके ये दो एंगल तो निकल आए, ये आपके दो एंगल, एक आपका POR जो है वो आपका निकला है 75 डिग्री, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 75 डिग्री, और ये आपका निकला है 105 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोगों ने भी पढ़ा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो हम लोगों ने सारे एंगल फाइंड कर लिए। चलिए इसको लिख कर भी देख लेते हैं एक बार। तो ये एंगल जो आपका है वो कौन सा है, ये एंगल आपका होगा QOS या SOQ, कुछ भी लिख सकते हैं। SOQ जो है वो किसके इक्वल होगा POR के इक्वल होगा। चलिए देख लेते हैं। एंगल SOQ इज इक्वल टू होगा एंगल POR, दैट मीन्स कि एंगल SOQ जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल ROQ जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल POS के, और एंगल ROQ कितना है आपका, या एंगल POS क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स आपके फाइंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.10, ये 6.10 फिगर है, इसमें रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन। OS ये एक रे है जो एक किसी लाइन पे खड़ी हुई है। रे OR ये कोई एक रे है, एंड रे OT को एक रे है,
आर द एंगल बाइसेक्टर, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली एंगल इसके इक्वल है, मतलब इस पूरे एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ये जो पूरा एंगल आपका बना हुआ है, मैं पेंसिल से बनाती हूँ, ये जो पूरा एंगल आपका ये बना हुआ है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये आपका जो पूरा एंगल बना हुआ है इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये आपके बाइसेक्टर हो गए। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा है कि इफ POS जो है वो x है, POS इज इक्वल्स टू x है, फाइंड ROT, तो हमें ROT फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड कर पाते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है एंगल POS इज इक्वल्स टू x, बस इतनी ही चीज हमको गिवन है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ROT, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहली चीज तो है कि ये एक लाइन, जो एक रे है वो किसी एक लाइन पे है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्योंकि ये लाइन पे बने हुए हैं तो ये 180 होगा, इनका सम जो होगा वो 180 होगा। आप इस लाइन को अगर भूल जाइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अभी भूल जाइए, सिर्फ ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए। तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे है और ये एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो लिख लेते हैं इसको। एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें POS की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे POS की वैल्यू हमें x दी हुई है, तो मैं यहाँ पे x लिख दे रही हूँ। और ये एंगल आ जाएगा SOQ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल SOQ की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस x, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में निकाल लेते हैं जो बाइसेक्टर है हमारे। अब देखिए OR और OT ये क्या है, बाइसेक्टर है। पहले हम देख लेते हैं कि OR अगर बाइसेक्टर है तो ROS या SOR की वैल्यू क्या होगी। OR बाइसेक्ट एंगल POS, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, एंगल ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू POS। मतलब क्या होगा कि ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरे का, अगर हम ये सिर्फ एंगल देखें, मैंने भी जैसे बताया था कि इस पूरे एंगल को ये दो हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। मान लीजिए अगर ये पूरा एंगल जो है 40 का है तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब अगर मैं सिर्फ ये लूँ तो ये 40 का हाफ ही तो होगा, तो इसीलिए मैंने इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा ये। तो POS जो होगा, अगर मान लीजिए 40 है तो ROS उसका हाफ होगा, तभी तो ये 20 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ POS की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, POS की वैल्यू हम x निकाल चुके हैं। तो ये आपकी एंगल ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ या x/2, x/2 आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसी तरीके से हम SOT की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो SOT क्या हो जाएगा, एंगल SOT जो होगा वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ SOQ होगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल SOQ
क्यू, और एस ओ क्यू की वैल्यू क्या है 180 माइनस एक्स, तो यहाँ रख देते हैं 1/2 ऑफ 180 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/2, है ना। यहाँ पे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 90 आ जाएगा और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 आ जाएगा। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब इन दोनों एंगल को हम प्लस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा ROT, यही तो हमसे पूछा गया था। हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया था, हमें फाइंड करना था एंगल ROT, तो ROT हमारा इससे निकल आएगा। अगर हम इस वाले ROS और SOT को हम प्लस कर दें, ठीक है, ROS और SOT को प्लस कर दें तो एंगल ROT इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है x/2 है और इसकी वैल्यू क्या है प्लस 90 माइनस x/2 है, तो x अपॉन ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, इन फिगर 6.11, ये फिगर है 6.11, इसमें बोल रहे हैं कि OP OQ OR एंड OS आर द 4 रेज, ये 4 रेज हैं। प्रूव दैट POQ दिस एंगल प्लस एंगल QOR दिस एंगल प्लस एंगल SOR दिस एंगल POS दिस एंगल, इन सबको प्लस कर दे तो 360 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से तो निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमें कोई भी एंगल पता नहीं है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे स्ट्रेट लाइन पे, तो इनका सम क्या होगा 180, और इस लाइन के इस तरफ देखिए तो ये एंगल इनका सबका भी क्या होगा सम 180, और इन सबको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 360। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था। गिवन हमें इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको काट के टू प्रूफ। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को नाम दे रही हूँ P तो है, अच्छा इसमें T दे देती हूँ। ठीक है, T मैं इस जो इंक्रीज की है मैंने लाइन, मैंने इसका नाम दे दिया है T। तो ऑन स्ट्रेट लाइन TQ एंगल POQ प्लस एंगल POT is equals to 180 डिग्री। दिस इज अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी लाइन के दूसरे साइड पे काम करती हूँ। देखिए इसी लाइन के दूसरे साइड पे क्या है, ये वाला एंगल ये एंगल सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा 180 आना चाहिए। तो एंगल
TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ is equals to 180 degree. Sum of all angles on a straight line is 180. ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए 180, अब सारे एंगल को हम प्लस कर देते हैं क्योंकि हमें पूरा सारा प्लस करना है। तो देखिए POQ, सबसे पहले लिखते हैं POQ प्लस POT प्लस TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 प्लस 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 180 थी, इसकी वैल्यू 180 थी, तो मैंने यहाँ पे 180 प्लस 180 लिख दिया। ठीक है, तो एंगल POQ प्लस POT और TOS को मैं लिख सकती हूँ POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इट इज प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिल सके। मैं इसकी सॉल्व एक्सरसाइज भी आपको दे दूंगी जो आप कॉपी में करके स्कूल में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल के कॉन्सेप्ट को लेके चलती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।